जय हिंद दोस्तों। आज की सेशन में हम लोग जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक दिन हम लोग 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस को कवर करते हैं, जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग का काम है इनको बढ़िया तरीक़ा से समझना है और राइट आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और लास्ट में इस क्वेश्चंस का स्कोर भी बताना है। क्वेश्चन देखिए, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न में किनकी बनी होती है? ठीक है। अर्धचालक चिप होता है वो किस चीज़ से बना होता है? सिलिकॉन, जिरकॉन, कार्बन या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो प्रयुक्त किया जाता है एकीकृत परिपथ में सेमीकंडक्टर, ये बना होता है सिलिकॉन का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रतिवर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? ठीक है। दृष्टि धारा में परिवर्तित करने की युक्ति को क्या कहेंगे? रेक्टिफायर कहेंगे, ट्रांसफार्मर, ट्रांसमीटर या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रतिवर्ती धारा को दृष्ट धारा, इनको कहा जाता है रेक्टिफायर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रेक्टिफायर। अगला क्वेश्चन देखिए, स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। अस्थाई चुंबक किनसे बनाए जाते हैं? तांबे का, इस्पात का, नर्म लोहे का या फिर ये सभी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखिए, अस्थाई चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इस्पात। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक इनमें से कौन सा है? वेबर, डोमेन, गॉस या फिर हेनरी। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, देखिए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक हो गया गॉस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा गॉस। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट वन है, शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वह है। शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है उनको क्या बोलेंगे? उष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा या फिर इनमें से कोई नहीं। शुष्क सेल में जो एनर्जी संग्रहित रहती है उनको कहा जाता है केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। बिजली के खंभे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है। बिजली के खंभे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन इनमें से कौन सा है? स्विच, रेक्टिफायर या फिर रेगुलेटर या अदर, यानी कि अन्य। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रेगुलेटर। रेगुलेटर जो कि पंखे की गति को बदलने के लिए प्रयुक्त एक प्रकार का साधन है, यानी कि रिसोर्सेस है। रेगुलेटर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है? फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है? गैसों का दाब, गैसों की अभिक्रिया, तापमान एवं दाब या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर को कमेंट कीजिएगा। फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है? तो इलेक्ट्रोलाइसिस इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रोलाइसिस। देखिए, अगला क्वेश्चन याद रखिएगा, निम्न में कौन विद्युत अचुंबकीय है? विद्युत अचुंबकीय, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा या फिर निकिल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तांबा। विद्युत अचुंबकीय है तांबा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट वन है, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को कहते हैं। चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय गति, ठीक है, नति है, चुंबकीय दिक्पात या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय दिक्पात। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि याम्योत्तर, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के एंगल को कहा जाता है चुंबकीय दिक्पात। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक में अनुचुंबकीय है? प्रकृति में अनुचुंबकीय इनमें से कौन सा है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन,
नाइट्रोजन या फिर लोह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट वन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक अचुंबकीय पदार्थ है? अचुंबकीय पदार्थ लोहा, निकिल, पीतल या इनमें से कोई नहीं। अचुंबकीय पदार्थ अगर देखा जाए तो वो है पीतल। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पीतल। अगला क्वेश्चन, भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया? चतुर्थ आयाम का परिचय किन्होंने दिया था? न्यूटन ने, निल्स बोर ने, आइंस्टाइन या इनमें से कोई नहीं। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किन्होंने दिया था? तो आइंस्टीन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आइंस्टीन। नेक्स्ट वन देखिएगा, रडार का आविष्कार किन्होंने किया था? रडार का आविष्कार किन्होंने किया था? तो ये है फ्लेमिंग ने, रॉबर्ट वाटसन ने, ठीक है, या फिर ऑस्टिन ने या न्यूटन ने? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट वाटसन। ठीक है, रडार का आविष्कार किन्होंने किया था? रॉबर्ट वाटसन ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज कैडविक ने या फिर एंडरसन ने, न्यूटन ने या गैलीलियो ने? पॉजिट्रॉन की खोज किन्होंने किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एंडरसन ने। ठीक है, पॉजिट्रॉन की खोज किन्होंने किया था? एंडरसन ने। अच्छा एक याद रखिएगा, एक जैसे कि रूल है, रूल नहीं बोल सकते हैं, नॉर्मल सा फॉर्मूला बोल सकते हैं जिनको याद करने का, कि ईंट पर नाचे। ठीक है, ये तीन वर्ड जिससे हम लोग याद कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनका खोज किन्होंने किया था? देखिए ई से इलेक्ट्रॉन, इनका खोज किया था जे जे थॉमसन के जरिए। ठीक है, पी से प्रोटॉन और रदरफोर्ड के जरिए इनको खोज किया गया था, प्रोटॉन का खोज। या पॉजिट्रॉन की खोज किन्होंने किया था? एंडरसन ने। अच्छा ना चे, ना से न्यूट्रॉन, अच्छा से चैडविक, यानी कि न्यूट्रॉन की खोज किया था जेम्स चैडविक ने। चलिए तो इनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो उत्तर की तरफ, आकाश, पूर्व या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए चुंबक की जो सुई होता है हमेशा नॉर्थ की ओर इंडिकेट करेगा। ठीक है, यानी कि उत्तर की ओर संकेत करती है, और इनकी अपोजिट डायरेक्शन जो होता है वो साउथ की ओर इंडिकेट करता है। तो नॉर्थ और साउथ में ये इंडिकेट होता है चुंबक का सुई। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चुंबकीय है? निकिल, एल्यूमिनियम, बिस्मिथ या फिर सभी? इनमें से कौन सा पदार्थ चुंबकीय है? तो देखिए अगर बात किया जाए तो वो है निकिल। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि चुंबकीय है। निकिल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? ओम का नियम, लेंज का नियम, फैराडे का नियम या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फैराडे का नियम। ठीक है, विद्युत मोटर का जो सिद्धांत है ये फैराडे का नियम के अनुसार होता है। क्लियर है, फैराडे का नियम। नेक्स्ट वन याद रखिए, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन से धातु का उपयोग किया जाता है? तांबा, कोबाल्ट, लोहा या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए आयरन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आयरन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लोहा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है? ठीक है, ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है अर्धचालक की तरह कौन सा धातु? चांदी, ग्रेफाइट, जर्मेनियम या फिर ये सभी? तो देखिए सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मेनियम। ऑप्शन नंबर सी जर्मेनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? शीतलक के रूप में, नियंत्रक के रूप में, मंदक के रूप में या परिरक्षक के रूप में? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंदक के रूप में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, मंदक के रूप में। अगला क्वेश्चन देखिए कि कुजिल, कुजिल नहीं कुलीज नलिका का प्रयोग, ठीक है, क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? कुलीज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? सूक्ष्म तरंगे, रेडियो तरंगे, एक्स किरणें या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए ये जो कुलीज नलिका है ये आपका एक्स किरणें को उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है, कुलीज नलिका। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रांजिस्टर के संविरचन में किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, ट्रांजिस्टर के संविरचन में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन, रजत, एल्यूमिनियम या फिर तांबा? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिलिकॉन क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सिलिकॉन क्या है? इंसुलेटर है, कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए सिलिकॉन के बारे में देखा जाए तो ये एक प्रकार का सेमीकंडक्टर है। सिलिकॉन एक प्रकार का सेमीकंडक्टर है। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती है? ठीक है, एक्स किरणें किनको पार नहीं कर सकती है? तो ये त्वचा को, अस्थि को, मांस या फिर लकड़ी को? तो देखिए अगर एक्स किरणों के बारे में अगर बात हो रहा है तो ये हमारे हड्डी को पेनिट्रेट नहीं कर पाता है। ठीक है, अस्थियों को पार नहीं कर सकता है, तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, माइक्रोफोन का आविष्कारक किसे माना जाता है? माइक्रोफोन के आविष्कारक किनको माना जाता है? स्टीफन हॉकिंग को, गैलीलियो को, ग्राहम बेल या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए ग्राहम बेल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ग्राहम बेल। नेक्स्ट देखिए, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जे एल बेयर ने, जॉनसन ने, गैलीलियो या फिर स्टीफन ने? टेलीविजन का आविष्कार किन्होंने किया था? तो जे एल बेयर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जे एल बेयर्ड। नेक्स्ट देखिए, टेलीस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है? टेलीस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है? जॉनसन को, रदरफोर्ड को, गैलीलियो को या फिर न्यूटन को? ठीक है, टेलीस्कोप का आविष्कारक जो है गैलीलियो को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, गैलीलियो। अगला क्वेश्चन देखिए, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक किसे माना जाता है? गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक किसे माना जाता है? न्यूटन को, नील्स बोर को, रदरफोर्ड या फिर जे एल बेयर्ड को? गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक जो है वो न्यूटन को माना जाता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल का जो फॉर्मूला होता है F बराबर जी, पहला मास इंटू दूसरा मास डिवाइड बाय दूरी का स्क्वायर। ठीक है, और ये जी जो है वो एक प्रकार का नियतांक है। अगर हम नील्स बोर के बारे में देख लेते हैं तो एटम का जो सिद्धांत है उनको बताया था। इनके अनुसार एटम में जो न्यूक्लियस होता है इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इसमें ऑर्बिट होता है, इमेजिनरी लाइन वाला ऑर्बिट। ठीक है, और इसका नाम इन्होंने दिया था KLMN ऐसे करके। पहला ऑर्बिट का नाम के, दूसरा का नाम L, तीसरा का नाम M, नेक्स्ट का N ऐसे करके दिया था। इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था 2n²। इस फॉर्मूला से ये पता चलता है कि किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम रह सकता है। इनके अनुसार पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे ऑर्बिट में मैक्सिमम 18, 2 8 18, चौथा में 32 ऐसे करके। नील्स बोर का जो ये सिद्धांत दिया था ये आर्गन तक लागू होता है, यानी एटॉमिक नंबर 18 तक लागू होता है। ठीक है,
चलिए, तो इतना सारा है नील्स बोर के बारे में। रदरफोर्ड और J.L. बेयर्ड, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिन्होंने एटम के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब के बारे में अपना थ्योरी दिए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, एक जूल में कितने कैलोरी होते हैं? 0.25 कैलोरी, 0.41 कैलोरी, 0.24 कैलोरी या फिर 0.76 कैलोरी। ठीक है, चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 0.24 कैलोरी। एक जूल में कितनी कैलोरी होते हैं? 0.24 कैलोरी। अगला क्वेश्चन, वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? ध्वनि तरंग को प्रयोग किया जाता है समुद्री गहराई को मापने के लिए। सोनार, अल्टीमीटर, रडार या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए, इसका यूज किया जाता है सोनार। ठीक है, जैसे कि बड़ा बड़ा जो शिप है, इनके आगे सोनार यूज किया जाता है। एक मशीन है जिससे ये पता चलता है कि गहराई कितना है, या फिर आगे बर्फ का कोई टुकड़ा तो नहीं है, या फिर आगे व्हेल, शार्क, ऐसे कोई जानवर या मछली नहीं ना है जो कि इस शिप को आघात पहुंचा सकता है। तो पानी के अंदर रहे वस्तु या जीवों को डिटेक्ट करने के लिए ये यंत्र यूज किया जाता है। और ये कौन सा ध्वनि उत्पन्न करती है? ध्वनि तरंग उत्पन्न करती है, जिससे कि ये पता चलता है गहराई और वस्तुओं को। क्लियर है? चलते मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।